नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 17 अगस्त है। आज के दिन से हमने संवाद की इस श्रृंखला में बच्चों के मन को टटोल श्रृंखला के पहले प्रतिभागी के रूप में हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए कानपुर से नीलेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। मित्रों, कोविड-19 का संकट काल वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने था। लॉकडाउन भी हमने झेला, अनलॉक की मुसीबतें भी हमारे सामने हैं। युवाओं के रोजगार की, कॉरपोरेट जगत की, फिल्म इंडस्ट्री की, नौकरी करने वालों की, प्राइवेट नौकरी करने वालों, परिवार की स्थिति और परिवार में बच्चों की मनोस्थिति। वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वो खेलने नहीं जा पा रहे हैं, उनको घर में ही रहना पड़ रहा है। तो इन सारी स्थितियों को समझने के लिए एक कार्यक्रम, जनपक्ष के कार्यक्रम में बालमन बनाया गया कि जिसमें ये प्रयास किया गया कि प्रदेश के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के हर जनपद से विद्यार्थियों से संवाद किया जाए। कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों से एक चैप्टर में किया जाए, 9 से 12 तक, फिर हायर एजुकेशन के लोग जिसमें टीचर प्रोफेसर रहेंगे उनसे। तो जो बाल मन है उसका आज प्रथम हमारे साथ, हमारे अतिथि के रूप में, गेस्ट के रूप में अपनी बात रखने के लिए नीलेश श्रीवास्तव कानपुर से मौजूद है। नीलेश जी, स्वागत है आपका जनपक्ष के इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे, आज की तारीख में क्या आज आपके स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई हैं या होनी है? जी, एक बार आप फिर से सवाल पूछ लीजिए। हेलो, आप एक बार प्रश्न होने अभी है या होनी है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, ऑनलाइन पढ़ाई आज हो चुकी है या होनी है? अभी सर मेरी तो ऑनलाइन पढ़ाई हो चुकी है, क्योंकि मेरी ऑनलाइन पढ़ाई सुबह होती है, मॉर्निंग में। पहले होती है 7 to 8, फिर 8:45 से 9:45 मेरी ऑनलाइन क्लास हो चुकी है। अच्छा जी, देखिए, मैंने पहला ही प्रश्न इसलिए पूछा इससे संबंधित, क्योंकि अभी पिछली बात में जब हम लोग शिक्षा नीति पर और उसके बाद विद्यालयों के ऑनलाइन पढ़ाई पर बात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी ने एक सवाल उठाया था कि अरविंद जी, इंटरनेट की समस्या बहुत रहती है और ऑनलाइन पढ़ाई की भी बात हो रही है, लेकिन कैसे ऑनलाइन पढ़ाई जहां ब्रॉडबैंड की सुविधा है, उसकी कनेक्टिविटी नहीं रहती है, तो कैसे जो है ये संभव है कि सुचारू रूप से उसकी पढ़ाई हो सके? तो अभी आपने जैसे देखा कि मैं एक पहला प्रश्न ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के लिया, तो उस सवाल को ही 3 बार की बात में पहुंचाना पड़ा। अक्सर होता क्या है कि हम लगातार बात करते हैं, बिल्कुल बात बढ़िया होती रहती है, कॉल ड्रॉप और इंटरनेट की कनेक्टिविटी कब हो जाए ये हमें मालूम नहीं रहता। तो ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ी कमी ये है कि कभी भी कनेक्टिविटी टूट जाती है। इससे शिक्षक, अभिभावक, प्रबंधन और सारे लोग जूझ रहे हैं। सरकार को अगर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था को जारी रखना है तो सबसे पहले उनको मोबाइल की इंटरनेट कनेक्टिविटी और सस्ते ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपसे, उस आज की बात से बहुत पीछे जाकर के, उस दिन जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि अब कल से लॉकडाउन लगेगा, लोग अपने घर में रहेंगे और कोविड-19 एक बीमारी का जिक्र हुआ, उस दिन आपने क्या महसूस किया कि ये कोविड-19 क्या है? उस दिन आपने क्या महसूस किया? सर, उस दिन तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोविड-19 क्या चीज है। मैं सोचता था बस ऐसे ही वायरल फीवर जैसे उसी टाइप का है। फिर लेकिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ, जैसा कि पहले दिन लॉकडाउन हुआ, उसके अगले दिन या उसी दिन
एक पीएम मोदी ने कहा था आप बर्तन बजाइए, थाली बजाइए, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उस दिन हम लोग बाहर गए थे, उस दिन नहीं लगा कि लॉकडाउन है, लेकिन उसके 1-2 हफ्ते बाद हम लोग घर पे रहना शुरू किए, तब लगा बीमारी बहुत ज्यादा है, डेंजरस बीमारी है। तब लगा कि लॉकडाउन सही है। वरना पहले दिन जिस दिन जी लगाया गया था लॉकडाउन, तो उस दिन कुछ नहीं समझ रहे थे। उस दिन हम लोग बाहर भी गए थे, साइकिल से आए, देखने गए थे कि पूरा लाल बंगलाओ में पूरा क्या क्या है, हम्म कैसा है, बंद है दुकानें। हम्म, उस दिन तो कुछ समझ जी आया नहीं। फिर बाद जी में जब 1-2 हफ्ते बाद जब पता चला इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं, कानपुर में जब जमाती आए, वो जब फैला कोरोना, तब लगा कि हम लोग उस दिन क्यों गए। पीएम मोदी का हम लोग जो उनने बोला है, उनका उसका समर्थन करना चाहिए, हम लोग को साथ देना चाहिए उन लोग का। उसके बाद से हम लोग लॉकडाउन के बाहर नहीं गए, जी। सिर्फ मेरे पापा ही वर्क चलिए करने गए बहुत थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया। और कोविड 19 का एक सकारात्मक पहलू मुझे तुरंत अभी समझ में आया नीलय जी आपकी बात से, कि आपने देश के प्रधानमंत्री की बात को हफ्ते भर में 10 दिन में समझ लिया। घर के अभिभावक हमारे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ और बाबा दादी होते हैं। देश के अभिभावक, प्रदेश के अभिभावक हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति होते हैं। उनकी बात को आपने समझा और उसका अनुसरण किया, ये बहुत अच्छी बात है। नीलय जी उत्तराखंड से डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी हैं, जो कि काम कर रही हैं, और दिल्ली में आपको एक बार जो है आपके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था। उस सम्मान समारोह में मैं भी उपस्थित था। मैं उस सुनहरे पल का प्रत्यक्ष गवाह भी था। जो डॉक्टर साहब, ज्योति जी, आपका प्रश्न था कि कृपया विकल्प बताएं। कमियां तो हर क्षेत्र में लोग समस्या तो बताते हैं किंतु समाधान नहीं बताते। निश्चित रूप से हम समाधान की तलाश के लिए ही विमर्श का रास्ता तलाश रहे हैं। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हर चीज पर विमर्श हो, और विमर्श से क्या रास्ता निकले उसको सरकार को सुझाव जाए। तो एक सुझाव तो व्यक्तिगत रूप से अरविंद विद्रोही दे सकते थे। हम लोग लेख लिख करके अपनी बात को रखते रहते हैं, टीवी डिबेट से लेकर के अपने पर्सनल लाइफ में। हम लोगों की बात को कैसे जुड़े, आप लोगों की बात को कैसे समझें, उस प्रक्रिया में लोगों से जो जनपद के संवाद का है, उसी में सारे समस्याओं की बात, जो भी समाधान जिसकी तरफ से आ रहा है, उसको संग्रहित करके शासन सत्ता तक पहुंचाया जा रहा है। तो ज्योति जी, हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब कि आपके पास भी जब समय हो तो आप इन विषयों पर अपनी राय रखने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप समय देंगी, हमारे साथियों से, मित्रों के साथ भी आप संवाद करेंगी, संवाद भागी बनेंगी, तो हमें अच्छा लगेगा और कोई ना कोई समाधान हम लोग करेंगे। नीलय जी, अब दूसरे दूसरे प्रश्न पर मैं आता हूं। दूसरे प्रश्न पर आता हूं। क्या था, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ, मिल रही है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब आप लॉकडाउन के बाद 7 दिन 10 दिन के बाद से आप इस तरह से घर में रहने लगे, और उस समय कोई ऑनलाइन पढ़ाई की भी तत्काल व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी, और घर के परिवार के गार्जियंस जो है वो कोविड-19 की समस्याओं को समझते हुए थे, परेशान थे। तो उस समय आप अपनी पढ़ाई क्या जारी रखे थे, कितना करते थे, और जो बाहर की खेल कूद भाग दौड़ मेहनत था, उसका जो है आपने उसको कैसे अपने मन को समझाया कि हमें अब बाहर नहीं खेलना चाहिए, और पढ़ाई आपने बिना स्कूल की तरफ से ऑनलाइन शुरू हुई, आपने कितनी करनी शुरू की? तो सबसे पहले पढ़ाई में देखें तो पहले तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब 1 हफ्ते तक तो स्कूल में अभी कुछ पढ़ाई का हुआ नहीं था। फिर स्नैप होमवर्क एक ऐप है हमारे स्कूल का, तो उसमें वो लोग जी काम भेजते थे, हम लोग करते थे। लेकिन 1 हफ्ते के लिए मैंने एक बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था, तो सैनिक स्कूल और जो करंट अफेयर्स हैं, जीके, इन सब की मैंने एक्सटर्नल स्टडीज की। मतलब क्योंकि टाइम तो पास हो नहीं रहा था। फिर खेलने की अगर बात है, तो फिर मैं खेलने गया था, लेकिन मुझे ये भी लगता था, फिर जब मैं 2-3 हफ्ते तक खेलने नहीं गया था, मैं पूरे महीने में। फिर
मुझे ये लगा कि 2-3 हफ्ते तक खेलने नहीं गया, 2-3 हफ्ते तक मैं खेलने नहीं गया था, क्योंकि मैंने तब इसलिए समझाया अपने माइंड को, क्योंकि मुझे पता चल गया था अगर ये बीमारी हो जाएगी, अभी तक तो इसकी वैक्सीन भी नहीं आई है। उस टाइम चाइना में भी इतना फैला हुआ था, तब डर लग रहा था अंदर से, इसलिए मैं तब खेलना बंद किया मैंने। नहीं, बहुत बढ़िया है। और देखिए, कुछ चीजों से डरना ही चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो आप बाहर खेल कूद नहीं करते थे, तो अपना उस शरीर को फिट रखने के लिए क्या आपने कोई काम किया? जैसे कि आपने कोई घर में एक्सरसाइज, पैदल चलना, भाग दौड़, रस्सी कूदना, उठा बैठा करना, कोई आपने कुछ काम आपने शुरू किया, कुछ किया आपने? हाँ, मैंने किया था। मैं जब ये सब हुआ शुरू, तो मैंने शुरू किया था लॉकडाउन में, सोचा क्योंकि मैं ज़्यादा फैटी भी था तब उस टाइम, तो मैंने सुबह जल्दी उठ जाता था 4:30 या 4 बजे। फिर थोड़ी देर 1 घंटा योगा करता था, फिर आँखों की एक्सरसाइज करता था क्योंकि मेरी आईसाइट वीक है। उसके बाद एक ऐप है स्टेप सेट गो, उस पे मैं वॉक करता था, जिसमें आपको वॉक करने से आपका फैट बर्न होगा और आपके जो मसल्स हैं वो और स्ट्रांग होंगे। और मैंने एक और किया था इंक्रीज हाइट वाला, जिससे मेरी हाइट इंक्रीज होगी और थोड़ी सी हाइट इंक्रीज भी हुई है मेरी। तो मैंने यही सब एक्सरसाइजेस की थी। आपने इंटरनेट और तकनीक के इस्तेमाल से अपने शरीर को चुस्त रखने का काम किया, जैसा कि आपने बताया कि आपकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ी है। तो मेरा 2 सुझाव है कि बाहर जब खेलने को भी मिल जाएगा, तो आप जो इंक्रीज हाइट का है, या जब स्कूल खुलेगा तब तो आप खेलने लगेंगे, तो वो पैदल चलने वाले ऐप की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इंक्रीज टू इसका वो जो है हाइट बढ़ाने वाला, इंक्रीज टू हाइट, उसका आप प्रयोग करते रहिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। अपने दोस्तों को भी मिलने पर बताइएगा, जिससे वो लोग उसको जुड़े, उसका लाभ लें। अब सवाल सीधा सा ये आते हैं कि पहले आप स्कूल जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, सब करते थे, इस बीच में आपको घर पर ही रहने को मिला। तो जब घर पर ही रहने को मिला, तो जो पहले तो आप निकल जाते थे, 7-8 घंटा घर से बाहर रहते थे, अब पूरा समय आपने घर पे दिया, तो आपके घर के जो माताजी, पिताजी, बाबा, दादी, परिवार के और लोग, उनके साथ आपको लगातार पूरे 24 घंटा रहने पर पहले और अब में क्या कोई अंतर महसूस हुआ? कुछ अच्छा लगा या कुछ खराब लगा? जी। अंतर तो महसूस हुआ, क्योंकि जब स्कूल खुले रहते थे 6 घंटे तो स्कूल में रहते थे, घर में आते थे, खाना खा के सो जाते थे, और मम्मी पापा से भी सिर्फ रात में सही से बात कर पाओ, शाम को बात कर पाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, स्कूल जाओ, फिर फिर शाम को खेलने चले जाते थे, और बाबा दादी से सिर्फ शाम को जब खेल के वापस आओ, दूध लेने जाओ, तभी मिल पाते थे। अब ये जब लॉकडाउन लगा, तो फिर इसमें ये था कि अब पूरा टाइम खाली रहते थे, थोड़ी देर टीवी देख लिए, फिर 1.5-2 घंटा नीचे बाबा के साथ खेलने चले गए, फिर ऊपर आ गए, मम्मी के साथ टीवी देखने लगे, फिर पापा भी शाम को आ जाते थे जल्दी 4-5 बजे, फिर पापा के साथ टीवी देखते थे, पापा के साथ सोते थे, फिर रात में भी हम लोग साथ में खाना खा के, हम तीनों लोग साथ में बैठ के टीवी देखते थे, फिर छत पे चले जाते थे, छत पे टहलते थे थोड़ी देर, फिर नीचे आ जाते थे। टाइम बहुत स्पेंड हुआ इससे फैमिली के साथ। अच्छा, मतलब जी, हाँ, आपकी आवाज एक नहीं आ रही। अच्छा फैमिली के साथ गैदरिंग। आपने अपनी बातचीत में एक जिक्र और किया। अच्छा, एक आपने और टीवी देखते थे, ऑनलाइन पढ़ाई का आपने जिक्र किया, और टीवी में आप क्या, आप एक तो अगर फैमिली साथ में देखती हो तो कोई आप वो धारावाहिक, फैमिली ड्रामा, आप जब अकेले देखते हैं टीवी, तो आप क्या देखते हैं? मैं अगर अकेले टीवी देखता हूँ, या तो मैं पिक्चर देख लेता हूँ, या कोई सोनी सब पे तारक मेहता ये सब देख लेता हूँ, या तो नेशनल ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी चैनल ये सब देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप या तो कॉमेडी शो देखते हैं, या तो जनरल नॉलेज के चैनल देखते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने मस्तिष्क को हल्का करने के लिए आप अगर टीवी पर तारक मेहता या इस तरह के और हास्य धारावाहिक देखते हैं, तो अपने आप नॉलेज को बढ़ाने के लिए नेशनल ज्योग्राफी और इस तरह के चैनल आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये सारे
जो भी अभिभावक सुन रहे हो इस प्रोग्राम को, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को ये इससे जोड़ें, सुनाएं। अगर उनके बच्चे अपने कोई बात रखना चाहते हैं तो मुझको सूचित करें, उनसे भी हम बात अवश्य करेंगे। अब एक सवाल ये आता है कि आपने पढ़ाई भी की, आपने टीवी और परिवार के साथ आपका जुड़ा हुआ बाबा दादी से जो आप कभी मिल पाते थे, अब दिन में आप उससे, जैसे पहले आप आधा घंटा रह पाते थे, तो आप दो पूरे दिन रहते हैं, तो कभी भी आप बात कर, कभी मिल सकते हैं, कभी बात कर सकते हैं। तो इस बीच में घर में बातचीत में, जैसे घर में होता है कि जो घर में परिवार के लोग रहते हैं, तो क्या घर में लोगों ने, दादी ने या मम्मी ने या किसी ने, आप जैसे आप टीवी पर देखते हैं धारावाहिक, उस तरह की कोई कहानी, कोई बात या अपने बचपन की कोई बात, इस तरह की कोई बातें मम्मी पापा या घर के लोगों ने आपसे शेयर की कि हम लोग छुट्टी होता था तो, मतलब कोई बात अपने बचपने की परिवार के लोगों ने आपको बताई? बहुत बताई। ऐसे मम्मी ने जैसे एक बार बताया था, जब वो छोटी थी तब मम्मी गांव में जाती थी, वहां पे बच्चों के साथ खेलती थी। एक मम्मी की फोटो भी थी, वो इतनी छोटी नहीं, मैंने उनकी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता था कि मम्मी ऐसी लगती थी छोटे में। मम्मी ने भी बात बताई, बाबा ने भी बात बताई कि एक बार उनका एक दोस्त था जो चेस में खेलता था, चेस खेलता था, तो उसने, वो इतना तेज था कि उसे एक बार चेस की चैंपियनशिप में बुलाया गया, उन्हें और बाबा को। लेकिन बाद में उन दोनों को, उसने एक चीटिंग की, कुछ किया उसने, इसलिए दोनों को हटा दिया गया। बहुत सारी बात बताई पूरी फैमिली ने, क्योंकि अब तो दिन भर घर में रहते थे, इसलिए अब बहुत सारी बात बताई। चलिए, देखिए, दिल्ली से एक इंजीनियर आशुतोष मिश्रा जी हैं, वो आपकी बातों को सुन करके उन्होंने कमेंट किया, शानदार। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और निश्चित रूप से आपके जो है, जो ये कमेंट है, डॉक्टर ज्योति जी ने भी मुझे भी धन्यवाद दिया बाद में अपनी बात रखने के लिए। ज्योति जी, डॉक्टर साहब, ये आपकी बात नहीं है, ये हर अभिभावक की, हर सूधी नागरिक की बात है। हम लोग को इस बात को आगे बढ़ाना है। आते हैं, अनलॉक शुरू हो चुका है, और अभी जैसा कि आप एक प्रश्न, जनरल नॉलेज का ही प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, कोविड-19 की वैक्सीन किस देश ने बनाई? कोविड-19 की वैक्सीन अभी रशिया में बनी है, लेकिन अभी WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी उसे मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि उसे बोला जा रहा है कि रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है उसने WHO की गाइडलाइंस के साथ नहीं बनाई है। और लेकिन रशिया के जो मेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनने मंजूरी दे दी है कि आप यहाँ रशिया में इसकी सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी और कहीं नहीं होगा। बहुत बहुत बढ़िया जवाब। देखिए, ये आपसे संवाद हो रहा है, आप बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस समय चूंकि आपको अच्छी जानकारी है, आपने WHO की भी जो मेरा प्रश्न था, उस प्रश्न के आगे जो प्रश्न होता है उसका अपने आप जवाब दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई। आपकी नजर निश्चित रूप से खबरों पर रहती है, जनरल नॉलेज की खबरों पर रहती है, इसको बनाए रखिए। खेल कूद, स्कूली शिक्षा के साथ साथ परिवार से जुड़ाओ, पड़ोस से जुड़ाओ, और शिक्षा पर और खबरों पर नजर रखना, ये किसी व्यक्ति के सर्वांगीण, समग्र, कंप्लीट जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अब आपको एक जानकारी और दे देने ले जी, कोविड-19 के इस संकट वैश्विक महामारी के दौर में WHO जो है, जो पूरे विश्व के मन को संतुष्ट करने वाला नहीं है। जो WHO अपनी गाइडलाइन की बात कर रहा है, उस हिसाब से तो हमारे पास वैक्सीन आने में 4-5 महीना लग जाए। हर सरकार, यहां तक कि भारत की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सारे देशवासियों को सूचित किया कि हमारे देश में भी 3 दवा निर्माता कंपनियां जो है 3 वैक्सीन
वैक्सीन हमारे बनाने के अंतिम चरण। हमारे राष्ट्र के नागरिकों की चिंता करना राष्ट्र का कर्तव्य होता है। और चूंकि ये वैश्विक जगत है, तो जैसा कि रूस ने भी कहा कि जो जो राष्ट्र हमसे इसकी वैक्सीन चाहेगा हम उसको उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ WHO जो है बहुत छोटी चीज हो जाती है। रूस में सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर उसका वैक्सीन का लगवाया है। ये एक साहसिक निर्णय है वहां के राष्ट्र के अध्यक्ष का। उसी तरह हम भी आशा करते हैं कि हमारे देश में भी वैक्सीन आएगी जिससे जीवन सुचारू रूप से चले। आज प्राथमिकता ये है कि बच्चे हों या बुढ़े हों, वृद्ध हों, सारे लोग एक सुकून बना रेगुलर जीवन जी सकें। और सारे लोग, चाहे अभिभावक हो चाहे बच्चे, वो इस बात को महसूस करें कि बच्चों को टीवी से दूर रखना भी गलत है। आज नेशनल ज्योग्राफी और खबर न्यूज देखने का ही ये परिणाम है कि आप लोगों ने भी देखा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उससे आगे की भी बात कंप्लीट प्रेजेंटेशन कानपुर से नीलेश से। अभी ये मान के चलिए 1 महीने में खुद अक्टूबर में विद्यालय जाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग कुछ उसका प्रारूप बन रहा है, थोड़ा थोड़ा दूर होकर के होगा। आप भी पहुंचेंगे, आपके दोस्त भी रहेंगे, बहुत लंबे समय बाद आप लोग मिलेंगे। जैसा कि जब तक वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक सबको सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, थोड़ा दूर रखना है। जब आप स्कूल पहुंचेंगे तब क्या जो आपका दोस्त रहेगा उससे आप 2 गज की दूरी बना पाएंगे, लगा के रेगुलर रह पाएंगे? हाँ ये रह पाएंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गलती से, क्योंकि अभी हैबिट में तो आया नहीं है, घर में तो रह रहे हैं, घर में रह सकते हैं, लेकिन अभी दोस्त है, हैबिट में आया नहीं है। कभी कभी शायद से पास चले जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि दूर रहें। जैसे घर में हैबिट बनाई है हम लोग ने कि ऐसे दूर रहें, ज्यादा चिपके नहीं, मास्क पहन के बाहर जाए, उसी तरह स्कूल में भी हैबिट बना लेंगे। निश्चित, हाँ, हैबिट बना लीजिएगा। हर विद्यालय प्रबंधक को कहा गया है कि वो सैनिटाइजर से लेकर के सारी चीजों वहां पर व्यवस्था रखेंगे, लेकिन अपने साथ भी सैनिटाइजर ले जाना इसलिए जरूरी रहेगा कि अगर कोई दोस्त आकर के, सब लोग रहेंगे, छोटे बच्चे एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिलेंगे, कोई आके मिल गया तो आप अपने भी हाथ में उसको लगा लेंगे, उसको भी दे देंगे कि लगाओ, मिल तो लिए लेकिन तुरंत हाथ को सैनिटाइज करो। अगर कोई दिक्कत है, सांस लेने में कमी, मतलब लग रहा है कि बहुत देर बाद, तो आपने मास्क हटाया, थोड़ी देर अच्छे से सांस ली, उसके बाद तुरंत मुंह को सैनिटाइजर से फिर धो करके और मास्क पहन लिया। जब आप मास्क हटाएंगे कहीं भी पब्लिक डोमेन में तो मास्क से लेकर के ही मुंह धो लेंगे। ये प्रिकॉशन हमको रखना रहेगा। कोविड-19 अभी लंबे समय तक इसका, चूंकि जब तक सब लोगों को वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, दवा नहीं रहेगी, ये हमारे जीवन का अंग रहेगा। इससे बचाव ही हमारे सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय रहेगा। अब एक प्रश्न है मेरा, आप ये बताइए कि आप अपने अभिभावकों को, गार्जियंस को, जैसे हैं उनसे तो आप बात कह लेते होंगे, लेकिन जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनके गार्जियंस से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों से अभी कैसे ट्रीट करें, स्कूल खुले तब कैसे ट्रीट करें? गार्जियंस के नाम आपका क्या संदेश है, मैसेज है? अगर अभी बच्चों को, जब अभी देखें तो आप अभी बच्चे को अपना ये करें, अगर बाहर जाएं, खेलने भी जाएं, अगर गलती से चले जाएं कोई सामान लेने, तो उनसे बोलिएगा कि आप पहले तो मास्क पहन के जाइए, और सर्जिकल ग्लव्स आते हैं, ग्लव्स पहन के जाइए, क्योंकि आजकल कोई भी अगर चीज छुइए तो ग्लव्स पहन के छुइए, अगर अपने घर के अलावा छुइए, कहीं बाहर जाइए। और अगर स्कूल वाली बात है तो फिर स्कूल में जाने के लिए आपको सबसे पहले आप अपने बच्चे को एक सैनिटाइजर दीजिए, एक मास्क दीजिए। वो मास्क कोई भी मास्क दे सकते हैं, नॉर्मल सर्जिकल मास्क ही सबसे ज्यादा बेस्ट है इसके लिए। और एक सर्जिकल ग्लव्स दीजिए, जिससे अगर कोई भी चीज छुए तो किसी का हाथ में है तो फिर वो पहने रहे। और एक एक्स्ट्रा दीजिए, मतलब 2 सर्जिकल ग्लव्स जरूर दीजिए उन्हें,
अगर मान लीजिए एक गलती से गंदा हो गया, किसी से हाथ वाथ मिला दिया, पानी से गीला हो गया, तो दूसरा पहन सके। एक्स्ट्रा एक हैंड कर दीजिए उन्हें, और 2 मास्क भी दीजिए। और आप अपने बच्चे जी। को ये भी प्रिकॉशन दीजिए कि तुम दूर रहना सब लोग से, 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखना, ज्यादा किसी से लड़ाई मत करना, अगर लड़ाई हो गई तो चिपकना मत, ज्यादा दूर दूर से बोलना दूसरों से। बिल्कुल जैसे पहले होता था कि खाना फूड अपना शेयर कर देते थे सब बच्चे, तो अब फूड मत अपना शेयर करना। यही सब कुछ प्रिकॉशंस है जिससे कोरोना वायरस स्कूल में बच सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर डॉक्टर ज्योति जी ने फिर एक संदेश दिया है, अपनी टिप्पणी की है, और उसको आप पढ़िए। और आपके लिए जो है बहुत बढ़िया संदेश उन्होंने किया है। एक तरह से जो सीनियर्स होते हैं उनका संदेश, उनकी टिप्पणी, वो आपको कुछ टोका टाकी करते हैं या आपको कुछ गाइड करते हैं, तो इसका मतलब आपको आशीर्वाद मिल रहा है। डॉक्टर ज्योति जी ने लिखा है कि दूरी बनाकर रखना विद्यालय प्रशासन के लिए चुनौती होगी। प्रिय नीले जैसे ही सभी छात्रों को समझदारी पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा रखनी होगी। देखिए उत्तराखंड में रहती हैं, दिल्ली सहित इलाहाबाद, प्रयागराज, सारे जगह कायस्थ संगठन है उनका, बना करके काम करती हैं और बहुत सक्रिय हैं। इतने सीनियर लोगों का आपको सामाजिक सार्वजनिक पटल पर आशीर्वाद मिल रहा है। आप जो है निश्चित रूप से ये समझिए कि आपको जो आपने बताया है वो आपको बताते रहना है, अपने दोस्तों से अगर फोन आता है तो, और खुद भी इसका पालन करता है। हम इस समय 11:32 हो गए हैं। अब आपको आखिरी एक मैं अवसर देता हूं कि आपको जो भी अपने मन से कहना है, किसी भी बारे में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से, मुझसे, अपने गार्जियन से, किसी से भी कहना है, वो आप अपनी बात रखिए। जी जी सर, मुझे तो योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि आप जब स्कूल खोलिएगा तो ऐसा करिए, जैसे क्लास में पहले होते थे 60 बच्चे, अब ऐसा करिए कि क्लासरूम में अगर किसी एक स्कूल में जैसे 4 सेक्शन है, ABCD, तो आप 2 सेक्शन और बनाइए, जिससे और जो बच्चे हैं उनके लिए भी जगह रहे। ऐसा नहीं है कि वापस से 60 स्टूडेंट्स हो जाए, एक बेंच में 2 बच्चे बैठे। ऐसा करिए, एक या तो ऐसे क्लासरूम में 5 रो बना दीजिए, लेकिन एक रो में एक ही बेंच पे एक बच्चा बैठना चाहिए, जिससे आपकी सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और कोरोना ज्यादा फैलेगा नहीं। और आपको ये करना चाहिए, हर डेस्क पे आपको एक सैनिटाइजर, छोटा या बड़ा जैसा आपको रखना है रखना चाहिए, जिससे बच्चा अपना रखे, और वो उसी बच्चे का होना चाहिए और कोई बच्चा उसे ना छुए, ये आपको कर देना चाहिए। और स्कूल को एक फेस शील्ड भी प्रोवाइड करनी चाहिए अपने तरफ से। यही सब मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा। और योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इतनी सारी पढ़ाई करा रहे हैं, तो आप नेट की सुविधाएं भी हमें दें, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी हमारा नेट ड्रॉप हो गया, नहीं चल रहा है, तो हम पढ़ाई करेंगे नहीं, फिर हमारे स्कूल में वो क्लास भी नहीं अटेंड कर पाएंगे, फिर कैसे करेंगे क्लास, हमारे एब्सेंटीज में आ जाएंगे हम लोग। तो नेट की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाए हम लोग को, ये मैं कहना चाहूंगा बस। जी चलिए, बहुत बहुत बढ़िया आपका ये संदेश और से पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ आप सहित कोई भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, कोई भी अभिभावक है, वो अपनी बात को लिख करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंचा सकते हैं। वो अकाउंट्स पर वहां के जो उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोशल मीडिया प्रबंधन टीम सारे चीजों पर वहां पहुंचाते हैं। उसकी प्रति हमें भी भेज देंगे, तो उस पर खबर बनाना और उस पर कुछ जो है उसको प्रोसीड करना, जो कहते हैं, उसकी पैरवी करने का एक काम सामाजिक और पत्रकारीय लेखकीय दायित्व के कारण हम भी करेंगे।
तो नीला जी एक कमेंट कोई और आया है, उसको पढ़ लेते हैं। ज्योति जी का है, आपके लिए शुभाशीष प्रिय नीलेश श्रीवास्तव, ये आपके लिए डॉक्टर ज्योति जी का आशीर्वाद है। शुक्रिया, थैंक यू जी जी। चलिए जो ज्योति जी, डॉक्टर साहब आपको आपने सुना कि आपको थैंक यू बोला है नीलेश जी ने। आप तैयारी रखिए और जल्दी ही कोई और आप लोगों के एजुकेशन से संबंधित कोई बात होगी तो हम संपर्क करेंगे, आपके पास समय होगा तो आपसे बात करेंगे। और अभी अगले हफ्ते से हम इस डिबेट को आधे घंटे से ले जाकर के 50 मिनट, 1 घंटे के समय में रखेंगे। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं, और हमारे जो भी प्रतिभागी नीले हैं, उसमें हम कम से कम 3 और मतलब एक साथ 3 बच्चे और एक मैं की रहेगी। बच्चे कोई नोएडा का रहेगा, कोई बलिया का रहेगा, कोई कानपुर, एक दूसरे से बच्चों को अगले हफ्ते से, अगले सोमवार से हम स्टार्ट करेंगे। इस हफ्ते आपका, आपके अभिभावकों का, आपके स्कूल के प्रबंधक का कि आपकी पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दिए हैं। कोविड-19 के दौर में अपने और अपनों को बचाइए, लोगों को सचेत करते रहिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए, निकलने पर मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए। फिर मिलेंगे, हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ।